जीवन जीवन सिर्फ मनुष्य का नहीं, लेकिन बात आज मनुष्य की हो रही है कि हमारा जीवन, तो हमारा जीवन कृषि पर निर्भर है। क्योंकि जीवन का जो मूल उद्देश्य है कि हमको दिन में 21,000 बार श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन मिले। मतलब 21,000 बार जो मैं श्वास लेता हूँ वो हवा लेता हूँ बेसिकली, लेकिन उस हवा में 21% से ज़्यादा ऑक्सीजन हो। दिन में 10 बार, 15 बार, 20 बार पानी पीता हूँ तो पानी में हैवी मेटल्स ना हो और मिनरल्स हों। दिन में 2 बार मैं रोटी खाता हूँ तो वो रोटी मेरी कंटामिनेटेड ना हो, यानी उस रोटी में, फल में, सब्जी में केमिकल के रेजिडुअल इफेक्ट ना हो। अगर मेरी हवा सही है, अगर मेरा पानी सही है, अगर मेरा भोजन सही है, तो आप समझ लीजिए कि फिर हमको कोई बीमारी नहीं होगी, ऑलमोस्ट नहीं होगी। रेयर छोटा मोटा बीमारी आ सकता है, जो मौसम बदलने के साथ कुछ बीमारियां आती हैं। बुखार हो सकता है, जुकाम हो सकता है, खांसी हो सकता है, लेकिन कैंसर नहीं होगा, शुगर नहीं होगा, बीपी नहीं होगा। जो लाइलाज बीमारियां ना, वो नहीं हो सकती। अगर मेरा शरीर स्वस्थ है तो मैं स्वस्थ हूँ, और शरीर बीमार है तो फिर काहे का जीवन। जीवन मेरा जुड़ा है कृषि से। कहते हैं कृषि मूलस्य जीवनम, कृषि ही जीवन है। अब आज की जो कृषि है वो कैसी हो गई है और कैसी होनी चाहिए। मित्र, जब जीवन शब्द आता है कृषि, तो कृषि में क्या है? जीवन। मैंने यहाँ बोला जीवन, जीवन है ही जीव और वन। हम तो पृथ्वी पर परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है। हमको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि यार 21,000 बार जो श्वास लेते हैं वो वन से, यहाँ से आती है, पेड़ों से। जो दिन में हम 10 बार पानी पीता हूँ वो भी वृक्षों की वजह से ही वर्षा होती है। जहाँ मरुस्थल हो गए ना, जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ बारिश नहीं होती। दूसरा है जीव। जीव माने 2 जीव हैं इसमें, एक पालतू जीव हैं, एक गैर पालतू जीव हैं। जलचर हैं, थलचर हैं, नभचर हैं। मछली मैं पालता हूँ लेकिन मगरमच्छ नहीं पालता हूँ। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ पालता हूँ, लेकिन कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, हिरन नहीं पालता। लेकिन जीव होने चाहिए, क्योंकि इस पूरे नेचर का, पूरी जो सृष्टि है, पूरी जो प्रकृति है, वो सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। जीव का वन से, वन का जीव से एक गहरा रिश्ता है। मनुष्य को यही समझ होनी चाहिए कि आखिर हमारे जीवन का जीव से वन से क्या रिश्ता है, और वन का जीव से क्या रिश्ता है, जीव का वन से क्या रिश्ता है, और जीव और वन का जमीन से क्या रिश्ता है। तो खेती, अब जिसने बोला तो उस महसूस किया जा रहा है कि इंसान को इतनी तो समझ होगी कि मैं ज़मीन की बात ना करूं, लेकिन ये सारा का सारा कुछ खेल है ज़मीन का। क्योंकि कृषि में हम जो फसल बोते हैं वो बोते हैं ज़मीन में। अब ज़मीन कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कैसी आज के 100 साल पहले थी और आज कैसी हो गई और कल कैसी हो जाएगी। अगर हम लापरवाह रहे, अज्ञानी रहे, तो हमें पता नहीं कि कल मेरे बच्चों का क्या हाल होगा। मेरे जो पिताजी थे ना, हमारे क्या आपके भी पिताजी, उन्होंने स्वस्थ माँ की कोख से जन्म लिया था। और चूंकि हेल्दी भोजन खाते थे, हेल्दी वाटर पीते थे, हेल्दी ऑक्सीजन लेते थे, तो जिंदगी भर हेल्दी बने रहे, वो अस्पताल नहीं गए। अब जो आज की पीढ़ी है, जो 40, 50, 60 साल की, वो पैदा तो हेल्दी हुए थे, बचपन में हेल्दी खाया था, लेकिन लेटर स्टेज पर अब जा कर के वो बीमार हो चुके हैं। क्योंकि अब भोजन, पानी, हवा तीनों में कंटामिनेशन है। लेकिन अब जो बच्चे माँ के गर्भ में हैं, जो जन्म लेके आ रहे हैं, वो तो बीमार ही आ रहे हैं।
बीमार आ रहे हैं और बीमार जीवन भर रहेंगे। उसका कारण है कि जिस कोख से जन्म लिए हैं वो कोख बीमार है, और जब बच्चा बाहर आ रहा है, भोजन खा रहा है, तो भोजन में कंटामिनेशन है। अब जैसे अस्पतालों की श्रृंखला चल रही है कि सब जगह एम्स और मेडिकल कॉलेज, क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हो कि कभी एक दिन ऐसा आएगा कि फिर किसी को अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा? ये तो संभव नहीं है। तो फिर क्या ऐसा सोच रहे हो कि जो अस्पताल हैं वो सब का इलाज कर पाने में सफल हो जाएंगे? ये भी संभव नहीं है। आने वाले दिनों में या अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, आप नज़रें घुमा के देख लेना कि जो शुगर स्पेशलिस्ट है ना, वो उसकी मौत शुगर से हुई। जो हार्ट का स्पेशलिस्ट है वो हार्ट अटैक से मरा। जो कैंसर का स्पेशलिस्ट है वो कैंसर से स्वयं मर गया। हालात तो यहाँ तक हैं। चलिए, ये जितने भी हालात हैं मनुष्य के जीवन में, चाहे दुख का हो, बीमारियों का हो, गरीबी से जुड़ा हुआ रिश्ता हो, गांव से पलायन के रिश्ता हो, सारी की जड़ है जमीन, धरती माँ। जमीन को मैं सॉइल कहता हूँ अंग्रेजी में, इसको मैं मृदा भी कहता हूँ, इसको मैं भूमि भी कहता हूँ। एक ही चीज है। अगर मेरी जमीन अच्छी है तो समझ लेना, हमको केवल जमीन को कैसे फर्टाइल बनाया जाए एक ही काम करना। मनुष्य को कोई बहुत सारे काम नहीं करने, केवल एक काम करना है कि हम अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे रिच कर दें। आज का जो मेरा वीडियो है इसी बात पर निर्भर है। जैसे क्योंकि कारण यह है कि मेरे पास 10, 20, 25, 50 किसानों तक के फ़ोन डेली आते हैं। कोई अनार की खेती करता है, कोई पपीते की करता है, कोई अंगूर की करता है, कोई संतरे की करता है, कोई टमाटर की, कोई मिर्चा की, कोई बैंगन की, कोई मूली की, कोई पालक की, कोई गेहूं की, कोई चना की, कोई मटर की। मतलब नाना प्रकार की क्रॉप होता है और उनको सबको प्रॉब्लम है। तो किसान पूछता है, सर टमाटर में निमेटोड्स का क्या करूं, या गोभी में कीड़े का क्या करूं, या चने की इल्ली का क्या करूं? मित्र, कुछ नहीं करना। मैं रोज ये बात बोलता हूं, एक वीडियो डेली डालता हूं कि एक सिद्धांत समझिए, खेती का सिद्धांत, कि हम कोई भी फसल बोए, किसी भी देश के किसी भी प्रांत में का कोई भी किसान कोई भी फसल बोएगा तो अल्टीमेटली तो जमीन पर ही बोएगा ना। चाहे फसल बोए, चाहे सब्जी लगाए, चाहे फलों की खेती करे, तो जमीन में करेगा। तो जमीन को उसे कंसीडर करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, हरित क्रांति के बाद जिन एग्रीप्रेन्योर्स ने, जिन उद्योगपतियों ने खेती पर हाथ डाला, यानी कि नाना प्रकार के फर्टिलाइजर बनाना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाना, उनकी मार्केटिंग करना, नाना प्रकार के पेस्टिसाइड बनाना, जाइम बनाना, एसिड्स बनाना, कृषि यंत्र बनाना, बोरिंग का सामान बेचना, यानी कि जितना भी किसान से, खेती से रिलेटेड बिजनेस है ना, वो बिजनेस करने वाले जब बिजनेस में आगे आए हरित क्रांति के बाद, तो अब उनको लगता है कि अब अगर किसान देश का नेचुरल फार्मिंग सीखेगा, जानेगा, समझेगा, तो मेरे बिजनेस का क्या होगा। तो ऐसे लाखों लोग हैं जो हम जैसे लोगों की बातों को डिलीट कर देते हैं, किसान को समझाते हैं कि नहीं, किस पागल के चक्कर में पड़े हो, बिना यूरिया के, बिना डीएपी के, बिना पेस्टिसाइड के, बिना इसके खेती कैसे हो सकती है। और वो यहाँ तक कहते हैं कि क्या सरकार बेवकूफ़ है? तो किसान सोचता है कि हाँ, ये बात तो ठीक है। विनोद कुमार सचान ही ऐसा बोलते हैं, और अगर यही सच होता तो दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे होते। सरकार तो यूरिया बना रही है, यूरिया पे सब्सिडी दे रही है, डीएपी पे सब्सिडी दे रही है, पेस्टिसाइड की पूरी दुकानें लाइसेंस दिया है सरकार ने। आखिर क्यों? क्योंकि खेती का सत्य यही है। कौन सा? रासायनिक उर्वरक, पेस्टिसाइड, कृषि यंत्र।
क्योंकि सरकार सपोर्ट करती है, सरकार सब्सिडी देती है, तो इसलिए किसान कहता नहीं यही सत्य है। मित्र, इसीलिए देश का किसान कर्ज में डूबा है कि उसने असत्य को सत्य माना है। और मैं जो सत्य बता रहा हूं, अगर उसको आप समझेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, आप हमारे जीवन की खुशियां और खेती का सत्य हमारी सॉइल पर निर्भर है। मिट्टी यानी भूमि, इसको कहते हैं मां, धरती मां। अब हम सब कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा कुमारी में जब जाएंगे तो वहाँ लोग कहते हैं कि हम सब शिव की संतान हैं। नो डाउट, धरती के पुत्र हैं। तो भूमि मेरा पिता है। और माँ कौन है? माँ मित्र हैं, जितनी भी फसलें हैं, जितने भी वृक्ष हैं, जितनी भी वनस्पतियां हैं, वही मेरी माँ है। मैं कई बार जब ऐसे कहता हूँ ना, भूमि को हम शिव कह दें तो क्या दिक्कत है? और इसको मैं वनस्पतियों को माँ पार्वती कह दूं तो क्या दिक्कत है? स्पष्ट जान लेना कि जो धर्म शब्द है ना, जमीन को जब मैं धर्म मानूंगा, वनस्पतियों को जब मैं धर्म मानूंगा, जल को जब मैं धर्म मानूंगा, तो धर्म का अलग थोड़ा सा भय कि ध्यान रख भाई, अगर धर्म की बात नहीं मानेगा तो दिक्कत हो जाएगी। धर्म माने क्या है? धर्म माने है हमको जो आंखों से दिखता है। मैंने ये जितना इस ब्लैक बोर्ड पर अभी लिखा बस उतना ही धर्म है। धर्म का मतलब है जमीन, धर्म का मतलब है माँ पार्वती, और धर्म का मतलब है जल। तो ये जमीन है, ये जल है, ये जंगल है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जमीन में फसल बोएंगे, जल, फसल को पानी की ज़रूरत होगी। पानी कहाँ से आएगा? जंगल से आएगा, वृक्षों से आएगा। आप देख लेना, उठा लेना, भूगोल पढ़ने वाले जानते हैं कि पानी की वर्षा पर ईयर कहाँ कितनी होती है। तो जहाँ फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा वहाँ पानी ज़्यादा बरसता है, जहाँ फॉरेस्ट एरिया कम है वहाँ पानी कम बरसता है। यानी कि जंगल का पानी से सीधा लेना देना। और लेना देना क्या है कि जंगल को मैंने कहा ये माता पार्वती है, वनस्पतियाँ माँ पार्वती का स्वरूप है, और सारे देवता मिलकर के माता पार्वती को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। सूरज देवता, विष्णु देवता, आकाश देवता, वायु देवता। क्यों? क्योंकि इस धरती पर जितनी भी जीव जगत की माया है ना, चींटी से लेके हाथी तक, और उसमें आदमी भी है, इनको ये जिंदा रहे, इनको ऑक्सीजन मिले, इनको पानी मिले, इनको भोजन मिले, इसके लिए भगवान दिन रात मतलब कुछ ना कुछ करता है। सूरज डूब जाता है लेकिन कहीं होता है, सूरज परमानेंट नहीं डूब जाता, क्योंकि धरती गोल गोल चक्कर लगा रही, तो कभी दिखता है कभी नहीं दिखता। सूरज निरंतर अपना कर्म करता है, धरती निरंतर गति करती है, आकाश निरंतर अपना फंक्शन करता है, वायु देवता निरंतर अपना फंक्शन करते हैं। और सारा फंक्शन किसके लिए? माता पार्वती के लिए, वनस्पति जगत के लिए। ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जितनी धरती पर वनस्पतियाँ खूबसूरत होंगी, नाना प्रकार की वनस्पतियाँ जितनी ज़्यादा होंगी, जितनी घनी वनस्पतियाँ होंगी, उतना ही जीवों का लालन पालन, जीवों की मतलब लाइफ जो है सिक्योर होगी। जैसे आजकल वो चल रहा है ना, फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्या? कौन फूड सिक्योरिटी करेगा? अगर मनुष्य संवेदनशील हो जाए, ज्ञानी हो जाए, तो मनुष्य को क्या करना है? फूड सिक्योरिटी का तो वचन परमात्मा ने दिया है।
मतलब पंचमहाभूत भगवान ने और वनस्पति माता ने कहा है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी ज़रूरतें मैं पूरी करूँगी। लेकिन मित्र, आज जो कागज़ का नोट है ना, हम आज क्या कर रहे हैं, हमको चूंकि जीवन नहीं चाहिए, हमको स्वस्थ शरीर नहीं चाहिए, हमको स्वस्थ मन भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए कागज का नोट, रुपया। सबको चाहिए रुपया। तो रुपए के लिए क्या हुआ, फसलें भूल गए, फसल करने लगे। मोनोकल्चर, एग्रीकल्चर में मोनोकल्चर बिल्कुल अलाउ नहीं। सह फसली खेती, क्रॉप रोटेशन, ये शब्द काहे के लिए थे? तो हम लालच में आए कि एक ही फसल बोएंगे, अच्छा भाव मिलेगा, ज़्यादा उपज होगी, तो मैं फसलें नहीं बोता, फसल बोता हूँ। तो फसल के साथ क्या, देखिए आप, जो जीव जगत की माया है ना, अब धान है तो धान को इस 60 लाख प्रकार के जो जीव हैं धरती में रहने वाले, हवा में रहने वाले माइक्रोब्स, धान पर बहुत कम जीव आश्रित थे। जीवों में भी तो बायोडाइवर्सिटी है ना, कौन सी क्रॉप में कौन सा जीव, कौन सी वृक्ष में कौन सा चिड़िया, कौन से वृक्ष में कौन सा वो गिलहरी, ऐसा कुछ है नेचर में। तो मैं फसल बोने लगा, वृक्ष काट दिया, पशुपालन भूल गया। क्या मैंने कहा, खेती माने फसल, गन्ना, टमाटर, मूली। आज टीवी में एक समाचार देख रहा था, मध्य प्रदेश में प्याज 50 पैसा से लेके 1 रुपया किलो है और किसान प्याज सड़क पर बांट रहा है। अभी 2 महीना पहले केला के साथ यही था, केले में वही समस्या कंटिन्यू कर रही, 2 रुपया केले का भाव है। क्यों होता है? क्योंकि मैं अज्ञान हूँ, मैं अपने लालच के लिए, धन कमाने के लिए हाथ पांव मार रहा हूँ। उसी हाथ पांव मारने में कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। किसान भाइयों, कभी भी आप मोनोकल्चर ना करिए। अगर आप जिंदा रहना चाहते हो और आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ रहना चाहते हो, खेती का मतलब है बहुफसली हो। खरीफ के सीजन में 5-6 प्रकार की फसलें लगाइए, फिर रबी में 5-6 प्रकार की फसलें लगाइए। खेतों की मेड़ों पर वृक्ष होने चाहिए। पशुपालन बहुत जरूरी है। पशु जैसे ही नहीं होंगे तो गेहूं काटोगे, हार्वेस्टर से आग लगाओगे। पशुपालन होगा तो कभी हार्वेस्टर से खेत कटा के आग नहीं लगाएंगे। वृक्ष होने चाहिए। फसल है, फसल में ओला पड़ गया, ना तुम्हारे पास पशु है ना तुम्हारे पास वृक्ष है, इमरजेंसी में क्या बेचेंगे? तो फिर कर्जा लेंगे। तो वृक्ष हमारा अल्टरनेटिव आय का जरिया है, पशु भी अल्टरनेटिव आय के जरिया है। दूध बेच सकते हैं, मांस बेच सकते हैं, लकड़ी बेच सकते हैं, कुछ फल भी देंगे। तो खेती में ये ध्यान रखिए, जो किसान, और खास करके छोटे लघु किसानों के लिए बात कर रहा हूँ। अब लघु किसान क्या कहता है कि साहब हमारे पास तो 2 ही एकड़ खेत है, हम क्या बोएं, कितना, आप क्या समझा रहे हो? नहीं मित्र, हमको फसलें ही बोनी है। खरीफ आएगी तो ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, उर्द, मूंग, तिल में जो सिलेक्ट कर सकते हो 3-4 क्रॉप सेलेक्ट करो। और जब रबी आएगी तो चना, मटर, मसूर, जौ, अलसी, राई में जो सिलेक्ट करना हो 2-3-4 फसलें सिलेक्ट करो। खेत की मेड़ों पर वृक्ष जरूर रहने चाहिए और पशु जरूर होने चाहिए। आप बकरी पालिए, भेड़ पालिए, मुर्गी पालिए, भैंस पालिए, गाय पालिए। खेती का नाम यही है। क्योंकि देखना, जब मैं फसलें बोता हूँ, वृक्ष लगाता हूँ, पशु पालता हूँ, तब हमारी भूमि की सिक्योरिटी तय होती कि अब मैं भूमि की पूजा करने लगा। भूमि में क्या है मित्र? देखिए, भूमि के जैविक गुण हैं। भूमि के 3 कैरेक्टर हैं, जैविक गुण, भौतिक गुण और फाइनली है रासायनिक गुण। आज मित्र, मिट्टी की
आप सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, किसी भी विश्वविद्यालय में पूछ लीजिए, कहीं जितनी भी चर्चाएं, सेमिनार, गोष्ठी, खरीफ गोष्ठी, रवि गोष्ठी, कुछ भी चर्चा चल रही होगी, सॉइल की बात कोई नहीं करता। क्यों? किसान भाई आप समझिए, आपकी मिट्टी को फर्टाइल बनाने के लिए कोई सोशल मीडिया पे नहीं बोलता। कोई हींग बेचता है, कोई फिटकरी बेचता है, कोई मट्ठा और तांबे के सिक्के की बात करता है, कोई कहता आग्नेयास्त्र बनाइए, ब्रह्मास्त्र बनाइए, नीमास्त्र बनाइए और न जाने क्या क्या। अभी जैसे एक ट्रेनिंग चल रहा, मल्टी लेयर फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आया है। अभी मैंने इसको फसलें कहा, तो फसलें जब आएंगी ना तो ऑलरेडी मल्टी लेयर फार्मिंग हो गई। लेकिन नहीं साहब, फसल बोना है और इसमें फसल उगाते उगाते अब एक नया शब्द है मल्टी लेयर फार्मिंग, और इसके ट्रेनिंग होने लगा। ये बात मैं यही बात समझा रहा हूँ। मल्टी लेयर फार्मिंग क्या है? देखिए, आप फसलें, आपने चने के साथ अलसी बोया तो एक चना एक अलसी, फिर किनारे पर आपके जो है वो करौंदे के पेड़ लगे हैं, उसके साथ आपके जो यूकेलिप्टस के पेड़ लगे हैं, सागौन के पेड़ लगे हैं, या पॉपुलर का पेड़ लगा है, तो मल्टी स्टोरी हो गया ना। उसमें कौन सा कठिन बात है? जब हम मल्टीपल क्रॉपिंग में जाते हैं तो ये तो इतना तो कॉमन सेंस सही है कि एक फसल बिल्कुल ज़मीन के नीचे कंद लगा, जैसे गाजर है, मूली है, आलू है, ये ज़मीन के नीचे हो गई। इनके बीच में पालक है, वो ज़मीन के ऊपर का साग भाजी हो गया। किनारे किनारे सेम की, लौकी की, तरोई की, करेला की बेल चढ़ी है, वो लता वर्गी हो गई। फिर मेड़ों पर पेड़ लगे हैं। इसी को कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग या मल्टी लेयर फार्मिंग सिस्टम। यानी ज़मीन का एक एक इंच हिस्सा मैं खाली ना छोड़ूं ताकि सूरज की एक किरण भी बेकार ना जाए। ज़मीन जितनी आच्छादित रहेगी, कार्बोहाइड्रेट उतना ही बढ़ेगा, आपकी आय उतनी बढ़ेगी। अभी इधर क्या हुआ है, अपने लालच में किसान को लोग कहते हैं ऐसा करोगे तो तुम्हारा आमदनी बढ़ेगा। उनकी किसान की आमदनी बढ़ेगी, उनको पता है किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी, किसान घाटे में जाएगा, लेकिन वो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए किसान को बेवकूफ़ बनाते हैं। क्या होता है मित्र, किसी ने कहा कि साहब दीमक लगी है तो अमुक कीटनाशक डालो, तो उससे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, जैविक गुण जमीन के खत्म हो गए। भारी भरकम ट्रैक्टर पर जो सब्सिडी दे रहा है उससे जमीन के भौतिक गुण खत्म हो गए, और कार्बन डाला नहीं और जीवाणु मर गए तो रासायनिक गुण का मतलब है जो कार्बन था उससे, जब माइक्रोब्स हैं ज़मीन में तो उससे कुछ रसायन बनेंगे, जैसे आज जाइम, एंजाइम, एसिड्स, ह्यूमिक एसिड्स, यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर, ये सब बेचा जा रहा है ना। अगर ज़मीन में कार्बन है और बायोलॉजिकल यानी ज़मीन में रहने वाले जीव जंतु हैं, तो कार्बन के साथ क्रिया करके फसल को जो कुछ भी चाहिए सब प्रोवाइड कराते हैं, उसी का नाम है रासायनिक गुण। लेकिन जब मैंने इस ज़मीन में कार्बन दिया नहीं, जीवाणुओं को मार दिया, भारी भरकम ट्रैक्टर से जोतते हैं, तो ज़मीन की तीनों प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो गई और ज़मीन बंजर होने की कगार पर आ गई। कहना नहीं चाहिए, आज देश में जो उर्वर ज़मीन है जिसमें कहते हैं ह्यूमस की मात्रा जो 1% है, ये मिनिमम है। हमारी इस ज़मीन में 1% मिनिमम ह्यूमस होना चाहिए, मिनिमम। और मिनिमम रह कितना गया? 0.3% रह गया। ज़मीन तो मर गई, ज़मीन तो बंजर हो गई। लोग यही चाहते हैं, जो खेती के साथ बिजनेस में लगे हुए लोग हैं वो यही चाहते हैं कि ज़मीन ऐसी ही बनी रहे, बल्कि और बंजर हो जाए, ताकि और यूरिया और डीएपी और पोटास और जिंक, सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कंसोर्सिया, फलाना ढिमाका काम चलता रहे। बहुत सारे उद्योगपति, बहुत सारे एग्रीप्रेन्योर्स केमिकल से ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो रहे हैं आज।
जो उनको लगता है कि देर सवेर किसान जब जागेगा तो मैं क्या करूँगा, तो वो आ गए ऑर्गेनिक पर, और वहाँ भी नकली काम कर रहे हैं। मित्र, असली काम केवल आप कर सकते हैं, आपका दिमाग कर सकता है। और असली है क्या? असली केवल एक चीज़ है कि हमने जमीन को साधना है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम तीन चार रहे न रहे। खेती किसानी की प्रत्येक मुश्किल, जीवन की प्रत्येक मुश्किल, जैसे आज हमारी फसल बीमार है, फसल इसलिए बीमार है क्योंकि जमीन बीमार है। फिर उसके बाद आज मेरा पशु, जो पालतू पशु है, वो बीमार है। वो बीमार इसलिए क्यों है? क्योंकि जो भूमि में फसल बोई थी, फसल का अवशेष उसने खाया, तब बीमारी वहां थी। आज मनुष्य बीमार है। मनुष्य और पशु क्यों बीमार है? सुनना, फसल तो इसलिए बीमार है क्योंकि सॉइल बीमार है। उसके बाद क्या हुआ? पशु और मनुष्य कैसे बीमार हुए? जैसे मैंने बोला, इस मिट्टी में 1% मिनिमम ह्यूमस होना चाहिए। बचा कितना? 0.3%। माने कि हमारा जो भोजन है, जो मैं खाता हूँ या जो पशु खाता है, उसमें 70% की पौष्टिकता कम हो चुकी है। चाहे फल खाएं, सब्जी खाएं, अनाज खाएं, चावल खाएं, कुछ भी खाएं, हमारे भोजन की 70% पौष्टिकता खत्म हो गई। और इसीलिए मार्केट में जब आप किसी मेडिकल स्टोर में जाओगे तो मेडिकल स्टोर की पूरी दवाइयाँ बाहर निकाल लो और उनकी जांच कर लो, तो वहाँ 70% सप्लीमेंट्री फूड है। दवाई के नाम पर क्या बिक रहा है? सप्लीमेंट्री फूड। क्योंकि सबको पता है, एक साइंस है कि जब ज़मीन में ह्यूमस की, ज़मीन में पोषक तत्वों का अभाव है, तो वही पोषक तत्व, चूँकि ये फसल जो भी बोई है, यानी ज़मीन में मैंने कोई फसल बोई, मान लो टमाटर बोया, तो टमाटर को यूरिया डाल के, डीएपी डाल के उसके पौधे को मैंने बढ़ा दिया, फल भी आ गए, तो देखने में तो लग रहा है टमाटर। मैं रियलिटी बता दूं, उसकी पौष्टिकता 70% वीक हो चुकी है। 70% उसमें पोषक तत्वों का अभाव है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा क्या है? पोषक तत्वों का अभाव था, तो इस टमाटर में मैंने नाइट्रोजन डाला, फास्फेट डाला, पोटाश डाला। बीमारी लग गई तो कोई फंजीसाइड डाला, इंसेक्ट लग गया, कोई इंसेक्टिसाइड डाला, वीडीसाइड भी डाला खरपतवार मारने के लिए। ये सब नाशक हैं, कीटनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवार नाशक, यानी कि जहर हैं, बहुत तगड़े जहर हैं। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, कुछ लोग पढ़े भी हैं, सुने भी हैं कि पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, उसका रूप चेंज होता है। तो ये जो पदार्थ हमने ज़मीन में डाले ना, यूरिया, डीएपी, पोटाश, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड, ये पानी के माध्यम से, जो मैंने प्रारंभ में कहा, पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, हवा के माध्यम से कहाँ गए? हमारे और हमारे पशुओं के शरीर में आ गए। अब मनुष्य परेशान है। किसान इसलिए परेशान है क्योंकि उसका खर्चा बढ़ गया। उपभोक्ता इसलिए परेशान है कि उसने जो खाया बाजार से लेके उससे अस्वस्थ हो गया, शुगर हो गई, डायबिटीज हो गई, कैंसर हो गया। और साहब, सबका कारोबार चलने लगा। खाद बीज दवा बेचने वालों का कारोबार चलने लगा, और जो वेटनरी का दवा बेचते हैं उनका कारोबार चलने लगा, और फार्मास्यूटिकल्स का कारोबार चलने लगा, और दुनिया का कारोबार ठप हो गया। इस स्थिति से हमको बाहर निकलना है। तो मैं खेती में क्या सिखाता हूँ? कुछ नहीं है खेती में। खेती मैंने बोला कि किसान भाई, जैसे हमसे किसान कहते हैं, साहब इसका क्या करें, इस बीमारी का क्या करें, इस खरपतवार का क्या करें, इस इंसेक्ट का क्या करें? कुछ मत करिए।
सब प्रकृति को छोड़ दीजिए, बस आप केवल मिट्टी की फर्टिलिटी को ठीक करिए। तो मिट्टी की फर्टिलिटी कैसे ठीक होगी? देखिए, मिट्टी ड्राई है, अगर ड्राई है तो माइक्रोबियल एक्टिविटी कमज़ोर हो जाएगी। तो मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना रहे, तो मॉइस्चर हमेशा बनाए रखने के लिए विधान है कार्बन का। अब आप कहेंगे कार्बन क्या होता है? तो कार्बन सिंपल सा है, जो कार्बनिक पदार्थ है, जो कूड़ा करकट है, उसी का नाम कार्बन है। अभी वो कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, जब वो खेत में पड़ा रहेगा, नमी के टच में आएगा और 50 से 60 दिन तक उसमें 20% मॉइस्चर रहेगा, तो फिर ये कार्बन बन जाएगा। अगर 100 किलो कार्बनिक पदार्थ था तो यहाँ 58 किलो कार्बन आपको मिल जाएगा। अब जब कार्बन होगा तो और वहाँ पर जीवामृत, जो बार बार शब्द आता है ना, जीवामृत, जीवामृत के जीवाणु हैं, तो इस कार्बन को खाएंगे और वो फिर जीवांश बन जाएगा, जीवांश। अब जब जीवांश होगा तो इस जीवाणु को फसल खाएगी। देखना, एक साइकिल है। कार्बनिक पदार्थ में सब पोषक तत्व थे। अभी स्टार्टिंग में आप कह सकते हैं कैसे थे साहब, यहाँ आपने बताया कि 70% पोषक तत्व डाउन थे। यस, मानता हूँ, लेकिन अभी तो और डाउन जाएंगे। लेकिन इनको इनरिच करने के लिए मैं एक बार साइकिल को घुमाता हूँ। तो जब मैंने यहाँ से जो भी क्रॉप रेजिड्यू मिला खेत में डाला और फिर कार्बन बना, जीवांश, फिर ये जब साइकिल चलेगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ये ह्यूमस 0.3 से फिर 0.4 होगा, फिर 0.5 होगा, फिर 0.6 होगा, फिर 0.7। एक स्टेज आएगी 3 साल, 4 साल, 5 साल कंटिन्यू करने के बाद कि जीवांश कार्बन जो है ह्यूमस 1% हो जाएगा। जिस दिन ह्यूमस 1% हो जाएगा उस दिन हमारे भोजन की पौष्टिकता बढ़ जाएगी। मित्र, खेती करते ही इसलिए हैं क्योंकि मैं ऐसा आहार खाऊं, मैं ऐसा पानी पीऊं ताकि मेरा तन और मन दोनों स्वस्थ रहें। आज जान रहे हैं मित्र, बच्चों का हाल देखिए, छोटे लेवल पर जाके स्टूडेंट हैं, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लगी, उन अपने बाल नोच रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल ही गया, इस सिस्टम में वेटनरी वालों का काम चला, फार्मास्यूटिकल का काम चला, एग्रीप्रेन्योर का काम चला, चौथी की इंडस्ट्री और आ गई, वो है ड्रग्स। कि जब व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, उदास होता है, निराश होता है, तो क्या करे? तो स्मैक पिएगा, गांजा पिएगा, चरस पिएगा, दारू पिएगा, कोकीन खाएगा, ब्राउन शुगर की सिगरेट पिएगा। स्टूडेंट बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में चले जाइए, दावे के साथ 50% बच्चे जो ड्रग ले रहे हैं। माँ बाप ने तो भेजा है कि ये MBBS करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, लॉ करेगा, लेकिन बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं। उपचार केवल और केवल है हमारी मिट्टी, धरती माता स्वस्थ हो जाए। तो क्या क्या करना है? एक तो जमीन, ये जो धरती है उसकी मेड़बंदी जरूर करनी है। फिर मेड़ों के ऊपर वृक्षारोपण जरूर करना है। फिर हमको सह फसली, मतलब मोनोकल्चर बंद कर देना, सह फसली खेती करनी है। और हमको पशुपालन करना है। जब किसान सह फसली खेती करेगा, खेत की मेड़ों पर पेड़ होंगे, पशु पालेगा, वृक्षारोपण हो गया, मैं भगवान कसम उसको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे साथ ऐसे हजारों लाखों की संख्या में किसान हैं जो अभी 2 साल पहले से ये सब काम शुरू कर दिए, मेड़ें बना डाली, वृक्ष लगा डाले और मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग खेती करने लगे और पशु पालने लगे। इसी का नाम खेती है और इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम दर्शन है। और कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता, हमारी जमीन सुरक्षित है, हमारे वृक्ष सुरक्षित हैं, हमारे पशु सुरक्षित हैं। जो मैंने यहाँ लिखा था ना, जमीन, जल, जंगल और जीव। जमीन की फर्टिलिटी सुरक्षित है, जल
जलाशयों में या भूगर्भ जल में है या जमीन में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। जंगल, खेत की मेड़ों पर नाना प्रकार के वृक्ष खड़े हैं। अब जीव का फिर सुन लेना, आप जीव न पाल सकते, न जीव लगा सकते, न जीव पैदा कर सकते हैं। ये काम जीव पैदा करने का काम परमात्मा का है, प्रकृति का है। प्रकृति ने हमको भी रचा, फिर ये जीव रच लेगी। जो जो जीव हमारे सृष्टि से गायब हो गए, हमारे इलाके से गायब हो गए, सब वापस आ जाएंगे। बस ज़मीन अच्छी हो, जल अच्छे हो, जंगल अच्छा हो, जीव तो वापस आ जाएंगे। जीव के लिए आपको कुछ नहीं करना, हमको ज़मीन की, जल की, जंगल की सुरक्षा करनी है। इसी का नाम धर्म है। धर्मो रक्षित रक्षिता। अब देखिए आप, जमीन माने शिव। अब हमारे यहाँ जो वाद है ना, 4 वाद है। धार्मिक अनुष्ठान करने वाले, पूजा का पद्धति करने वाले, ढेर सारे जो शंकराचार्य हैं, ढेर सारे जो मठ मंदिर हैं और जो अखाड़े हैं, उनमें 4 मत के लोग हैं। एक है शैववादी। शैव का मतलब होता है शिव, शिव का मतलब होता है जमीन। एक है वैष्णव। वैष्णव का मतलब होता है जल यानी विष्णु। एक है शक्ति, यानी केवल शक्ति की पूजा करते हैं। शक्ति का मतलब होता है माँ पार्वती, वनस्पतियाँ। और तीसरे होते हैं कि हम इसको भी मानते हैं, इसको भी मानते हैं, इसको भी मानते हैं, इसको भी मानते हैं, हम सबको, जहाँ देवी देवता कुछ भी दिखता है हम सबको मानते हैं, हम किसी को इग्नोर नहीं करते। लेकिन ये तीनों के तीनों, चारों के चारों, फिर बता दूं, ये जमीन को शिव नहीं मानते, शिवलिंग को शिव मानते। ये जो वैष्णववादी हैं, ये समुद्र में, नदी में, झरनों में शिव नहीं देखते। ये कैलेंडर में, अरे वो विष्णु नहीं देखते, कैलेंडर में विष्णु देखते हैं, या पीतल की मूर्ति में विष्णु देखते हैं। ये जो शक्तिवादी के पुजारी हैं, ये भी वनस्पतियों में, जंगल में माँ दुर्गा को, पार्वती को नहीं देखते। ये भी जो है कैलेंडर में शक्ति की पूजा करते हैं। और फिर इसी में देखिए, जो स्त्रीलिंग हैं वो देवियाँ हैं, जो पुल्लिंग है वो देवता हैं। और जो स्मार्तवादी हैं वो कहते हैं हम तो सबको मानते हैं। मानते वो भी किसी नहीं। उन्होंने शंकर जी की मूर्ति रख ली है, विष्णु जी की भी रख ली है, नारद जी की भी रख ली है, गणेश जी की भी रख ली है, हनुमान जी की भी रख ली है, और वो कहते हैं हम तो सबको मानते हैं। मानते वो किसी को नहीं। इनमें से कोई किसी को नहीं मानता, सब अपने अपने धंधे में व्यस्त हैं। तो मैं किसानों से अनुरोध करता हूँ, मित्र, आप अपने जीवन, और जीवन का मतलब क्या, जीवन में खुशियाँ। जीवन किसको कहते हैं? जीवन में अगर दुख है तो काहे का जीवन? और दुख क्यों है? क्योंकि अज्ञान है। हमको चाहिए जीवन में खुशियां। तो खुशियां कहाँ मिलेंगी? हमको अगर जीवन में खुशियां चाहिए तो हमें ज्ञानी बनना पड़ेगा। ज्ञानी का मतलब है जमीन का, जल का, जंगल का ज्ञान, ठीक है ना। इसी में खेती हो जाएगी, इसी में मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। और ये परमात्मा का, ईश्वर का काम है। जो परमात्मा का काम करेगा, परमात्मा की नज़रें उस पर इनायत रहेंगी। बकाया जिसने तय कर रखा है, नहीं बिना यूरिया के खेती नहीं हो सकती, बिना पेस्टिसाइड की खेती नहीं हो सकती, बिना कृषि यंत्र की खेती नहीं हो सकती, तो उनका भगवान ही मालिक है। नमस्कार।